हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ रिग्ड डेमोक्रेसी। और उस पे एक मित्र का कमेंट आया है कि इंडिया जो है, क्या कांग्रेस जब रूल कर रही थी तो क्या इंडिया रिग्ड डेमोक्रेसी नहीं थी? तो क्या राहुल गांधी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर में नहीं है और इंडिया इज़ नॉट अ रिग्ड डेमोक्रेसी राइट नाउ? ये कमेंट है। और उन्होंने 1947 से 1950 से लेकर 1977 से लेकर जब जब कांग्रेस ने रूल किया उन्होंने उस कमेंट में साइड किया, हाईलाइट किया एटलीस्ट। तो मैं पहला सवाल से स्टार्ट करता हूँ कि अगर 1950s और 1960s और 70s में, 70s तो फिर भी इमरजेंसी है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, 1950 से लेकर 1960s में अगर कांग्रेस सच में रिग्ड डेमोक्रेसी थी या फिर सच में चाहती, एटलीस्ट नेहरूअन एरा में, नेहरू के समय में, तो कभी भी बीजेपी जो है आज रूलिंग पार्टी नहीं होती। और ये सच है। आप खुद सवाल करिए, अगर वहाँ पे एक ऑथोरिटेरियन लीडर बैठ जाता जहाँ पे सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हाईजैक हो जाती, कोई इलेक्शन नहीं होता, सब कुछ लिटरली कंट्रोल्ड होता बाय वन लीडर, तो क्या कभी भी बीजेपी पावर में आती? तो आपका आंसर क्या है? नो, कभी भी नहीं आती। और ये सच है। चाइना केवल एक पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अंदर 10 पार्टी बनाई है, बट आइडियोलॉजी वही होनी चाहिए। चाहे सोवियत यूनियन, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आई या तो ख़त्म कर दी गई, या तो कोई भी अपोजिशन इमर्ज किया तो लिटरली उनको उनका कत्लेआम कर दिया गया। तो इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि नेहरू जो डेमोक्रेटिक थे या नहीं थे। तो एटलीस्ट मैं स्ट्रीम इंडिया को लेके एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेके, वो एरा जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ग्रो करने का समय है। इसीलिए 80s में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बनती है और 90s में जीत के इलेक्शन आती है। अगर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना होते तो इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन नहीं होते तो कोई डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टी इंडिया पे दोबारा कभी रूल नहीं करती। तो ये सवाल करना कि उस एरा में भी डेमोक्रेसी थी, अपने आप में एक थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या नेहरू पर्सनली डेमोक्रेटिक थे या नहीं। नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ पे, गोवा एंड अदर इश्यूज़, जहाँ पे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में नेहरू ने जो डिसीजंस लिए थे, क्या वो डिसीजंस डेमोक्रेटिक थे या नहीं, इस पर आप सवाल कर सकते हैं और ये सवाल वैलिड है। ठीक है, तो इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये कहना कि नेहरू ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपने फेवर में यूज़ किया, सीबीआई और ईडी अपने वो पोजीशन पे भेजा, ये निहायत ही बेकार चीज़ है। और एक चीज़ और मैं नेहरू के बारे में क्लियर कर दूँ। कई बार लोग ये बोलते हैं, और ये भी पूरे साइटेशन के साथ बोल रहा हूँ, कि कई बार लोग ये बोलते हैं कि नेहरू को जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए कांग्रेस रेडी नहीं थी। ज़्यादातर लोग पटेल के फेवर में थे। 1950 में पटेल की डेथ हो गई थी और उसके पहले कांग्रेस का एक सदन हुआ था, एक सेशन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष को पटेल को बनाया जाना चाहिए या नेहरू। तो उस फेवर में सबसे अधिक जो वोट पड़े थे वो पटेल के फेवर में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, ना कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। अंतर है। तो उसको आज के समय में लोग किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि नेहरू को, इवन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, नेहरू को चूज़ नहीं किया गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, जबकि पटेल को चूज़ किया गया था। ये निहायत ही बेकार चीज़ है। ये निहायत ही लिटरली ये ऐसी खबरें जो है केवल और केवल अपना बेनिफिट करने के लिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में कर रही है। पटेल की खुद की पुत्री हैं, ठीक है, उनकी एक बुक है, मैं यहाँ पे साइट कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। उन्होंने खुद लिखा है कि पटेल की खुद की भी राइटिंग है, उन दोनों को साइट करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन दोनों ने, इवन पटेल खुद चाहते थे कि नेहरू को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी है, नेहरू को देश की जानकारी है, और मेरे से अच्छे से ज़्यादा जानकारी उनकी राइटिंग्स में है, इसलिए नेहरू जो है राइट कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने का। और कभी भी पटेल ने इच्छा जाहिर नहीं की वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैं आपको सिंपल से ही बोल रहा हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इलेक्शन हुआ था जिसमें पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे, ना कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। ऐसा कोई भी सेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। मैं आपसे क्लियर कर दूँ तो ये चीज़ है। अब आते हैं इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के समय को जस्टिफाई करने का मेरा कोई पर्पस, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इंटरेस्ट है और मुझे जस्टिफाई भी करना चाहिए। इट वॉज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। इसका मतलब है कि एक इंसान जो है आपके पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, पूरे के पूरे पॉलिटिकल पावर को अपने आप में समाहित कर चुका है। तो इस पर कहना क्या हो, इट इज़ डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली रिग्ड, मतलब डेमोक्रेसी इज लिटरली हाईजैक्ड बाय 1%। देयर इज नो डेमोक्रेसी। एक ऑथोरिटेरियन लीडर बैठा हुआ उस समय, तो उसके बारे में तो ना मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना सवाल कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलरेडी देयर। वो रिग्ड है क्या है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो रिग्ड से कहीं ज़्यादा खराब है इमरजेंसी, मतलब यू डोंट हैव एनी राइट्स। एटलीस्ट दिखावे का राइट्स तो है रिग्ड में। तो किसने बोला इमरजेंसी जो है वो बड़ा डेमोक्रेटिक रिजीम है और सब कुछ अच्छा है, और इमरजेंसी में मैंने तो नहीं बोला, और ना मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा। ठीक है, तीसरी चीज़, तो क्या सवाल ये उठता है, तो क्या इसे भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना के छोड़ दिया जाना चाहिए? नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप अवेयर सिटीजन है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोअर एंड सिटीजन। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बिकम सिटीजन इंस्टेड ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को। लीडर्स बोलेगा ये करो, वो कर देंगे। लीडर्स बोलेगा ये अच्छा है, वो अच्छा मान लेंगे। लीडर्स जो बोलेगा वो करेंगे। मैं वो नहीं, और ना मैं वो करता हूँ, ना मैं वो करूँगा। ठीक है, मेरा हमेशा से मानना है कि आपको आपके पूर्वजों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। वन ऑफ द राइट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि राइट टू, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, राइट टू आस्क क्वेश्चंस जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में हो। और वो एक अवेयर सिटीजन्स का काम है। अगर अवेयर सिटीजन ही सवाल नहीं पूछेगा तो एक इंसान इस कंट्री को रूल करेगा 50 साल तक, और 50 साल तक जब रूल करेगा तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा क्राउड क्रिएट करेगा जो उसके फेवर में हो। ठीक है, एक ऐसा भीड़ बनाएगा कि जो उसको केवल केवल उसके नाम पे कुछ भी कर दे। तो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ।
ठीक है, अगर आप एक सिटीजन्स हैं तो आस्क क्वेश्चंस, अगर आप एक सिटीजन नहीं हैं तो ब्लाइंडली फॉलो व्हाट योर लीडर्स है। तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं। और तीसरी चीज़, तो क्या राहुल गांधी का को सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, राहुल गांधी को सवाल उठाना चाहिए। और कल को अगर कांग्रेस पावर में आए तो बीजेपी के लीडर्स को भी सवाल उठाना चाहिए। नॉट ओनली लीडर्स, अगर सिटीजन्स, मैं ये मानता हूँ कि जितना पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में जो आती है, दे हैव ऑल्सो बीन इलेक्टेड बाई पीपल, और जो अपोजिशन में है, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, दे हैव ऑल्सो बीन इलेक्टेड बाई पीपल। वो लोगों के द्वारा चूज किए गए, उतनी उनकी मेजॉरिटी है, इसीलिए अपोजिशन बने। ठीक है, एलओपी है वो। ठीक है, तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने प्राइम मिनिस्टर की है या जितने कैबिनेट, जो कैबिनेट रूल कर रही है उस पर है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनका सवाल उठाया जाना अनिवार्य है, उठाया जाना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू बिकम फॉलोअर ऑफ राहुल गांधी। आपको देखना पड़ेगा, जैसे 2014 से पहले करप्शन एक इशू था, एम्प्लॉयमेंट एक इशू थी। क्या 2014 के बाद से ना कोई करप्शन की बात करता है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट की बात करता है? पहले प्रोटेस्ट हुआ करते थे, ना हज़ारे मूवमेंट करप्शन पे हुआ था, और आपने 15-16 सालों में आपने एक भी मूवमेंट नहीं देखा होगा जो करप्शन पे हुआ हो। ठीक है, एक भी आपने सोशल मूवमेंट नहीं देखा जो एम्प्लॉयमेंट पे हुआ हो। आज क्या सब कुछ सही है? सवाल अपने आप से पूछिए, क्या सच में एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रहा है? क्या सच में करप्शन एक इशू नहीं है इस देश में? बट इस तरह से लोगों को एक भीड़ का पार्ट बना दिया गया है कि करप्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं ये नहीं बोलता कि बीजेपी इसलिए बात करिए, नहीं, कांग्रेस भी अगर पावर में है उससे भी बात करिए, उससे भी सवाल करिए, क्योंकि इसलिए आप लोगों को चुनते हैं कि वो आपके जो पर्सनल एंड सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस तरह के इशू रिजॉल्व करें। इसलिए नहीं करते कि किसी को आप भगवान बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यही मेरा रिस्पॉन्स है, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप पूछिए। मेरा काम सिटीजन्स बनाना है, मेरा काम सिटीजन्स खुद बनना है। ठीक है, मेरा काम भीड़ बनाना नहीं है, मेरा काम फॉलोअर्स बनाना नहीं है, और वो मैं कभी नहीं करूँगा।